बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत स्लो कर दिया गया है अचानक से, और लगता है शायद कोई नया ऑपरेशन है जो हुकूमत कर रही है। बहुत सारे एरियाज़ में, स्पेशली जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे ये इतला आ रही है कि इंटरनेट स्लो है और सोशल मीडिया की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। पहले ही बहुत सारा सोशल मीडिया जो है वो लोग वीपीएन्स के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। जब से इन्होंने फायरवॉल लगाई है उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें लोग नहीं देख पाते। बहुत सारे एरियाज में मेरी वीडियोस भी नहीं खुलती, और मुझे बहुत सारे जो सारिफीन हैं यूट्यूब के वो ये बता रहे थे कि हम कोशिश करते हैं आपकी वीडियो खोलने की, वीडियो खुलती नहीं है, और सेम टाइम में हम कोई और वीडियो खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुल जाती है। चले, इसके ऊपर हम भी काम करते हैं, लेकिन तब तक के लिए वीपीएन इस्तेमाल करें। आपने अगर वीडियो देखनी है तो, और वीपीएन यूज़ करके आप वीडियो देख सकते हो। वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए भी आपको इंटरनेट तो चाहिए, और जब इंटरनेट ही बहुत स्लो कर दिया जाता है, और ये जब भी फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं या कोई नई उसके अंदर जिद्दत लेकर आते हैं, तो फिर पाकिस्तान में इंटरनेट को या तो स्लो कर देते हैं या वो बिल्कुल ही बंद होना शुरू हो जाता है। बहरहाल एक मरतबा फिर पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि कई एप्लीकेशंस काम नहीं कर रही और इंटरनेट इंतहाई स्लो कर दिया गया है। हत्ता कि लोग जो मामूली इस्तेमाल की चीज़ें इंटरनेट पे वो भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है कि कोयटा के अंदर जो एक धरना चल रहा था, जहाँ पे लाशों के हमरा धरना दिया हुआ था, बलोच यकजहती कमेटी ने, जिसको मारंग बलोच उसकी सरबराही कर रही थी। इस धरने के अंदर जो मुजाहिरीन मौजूद थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। डॉक्टर मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे दीगर मुजाहिरीन को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। कुछ मनाजिर जो है वो अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि कोयटा में भी मुकम्मल तौर पर इंटरनेट को बंद किया गया है। बहुत कम जगहों पर इंटरनेट अवेलेबल है, और वो भी आपको पता है सरकार के पास ही होता है, या ये जो मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट होता है ये तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो वहां से प्रॉपर विजुअल्स और तस्वीर अभी तक नहीं आई, लेकिन ये आ जाएंगी। सुबह सुबह 5:30 बजे के वक्त बताया जा रहा है, सहरी के बाद, और पुलिस की जानिब से एक अटैक किया गया। ये बड़ा भरपूर अटैक था। इससे पहले पुलिस ने फायरिंग की थी मुजाहिरीन के ऊपर, जिसमें 3 मुजाहिरीन शहीद हो गए थे, और 13 जख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि 13 जख्मी भी मौजूद हैं, जिनमें चंद की हालत खतरनाक है। ये क्रैकडाउन करने के जो मनाजिर अभी तक हमारे सामने आए हैं, उनमें खवातीन को, जो मेल पुलिस एहलकार हैं, मर्द पुलिस एहलकार बलोच खवातीन को पकड़कर घसीट रहे हैं, उनको ड्रैग कर रहे हैं, उनको ले जाके गाड़ियों में डाल रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है भाई। वो निहत्ते लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो एहतजाज करने के लिए बैठे हैं। लापता अफराद के हवाले से वो एक लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, और बलोच खवातीन इसमें सर फहरिस्त हैं। अब बलोचों की जो अपनी एक उनकी रवायात हैं कुछ, वो खवातीन को तो बहुत ज़्यादा पर्दे में रखते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि ये खवातीन इतनी मजबूर हो गई कि ये अपने चादर और चार दीवारी को छोड़ के बेचारी बाहर आई, आकर उन्होंने दुनिया के सामने आवाज़ उठाना शुरू की कि हमारे जो प्यारे लापता हैं उनको बाजियाब किया जाए। और ये इतना बड़ा दुख है, इतनी बड़ी तकलीफ है कि फिर खवातीन ने ये नहीं देखा कि उनकी रवायात क्या है या वो किस तरह अपने आप को कैरी करती हैं। वो बाहर आ गई, उन्होंने आकर एहतजाज किया। मारंग बलोच उनमें से एक हैं, और बहुत सारी हमारी खवातीन वहाँ पे बहनें जो एहतजाज करती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, वो लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर कहीं ना कहीं एहतजाज कर रहे होते हैं। और ये एक क्रैकडाउन, पहले इनको मारा गया, गोलियां चलाई गई, वो लाशों समेत बैठ गए, अब उनके ऊपर दोबारा क्रैकडाउन किया गया। उस क्रैकडाउन के नतीजे में बहुत सारे लोग जख्मी हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए, और जो लाशें थी वो पुलिस अपनी तहवील में लेकर चली गई। अच्छा, आज के दिन में शटरडाउन हड़ताल की कॉल भी की गई थी। कल जब गोली चलाई पुलिस ने और कुछ लोग शहीद हुए, जिनमें एक छोटा बच्चा भी था जो शहीद हो गया गोली लगने से, 12 साल बच्चा बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने ट्वीट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी, वहां पे बड़े गमज़दा मनाजिर थे। तो उसके बाद पूरे बलूचिस्तान के अंदर हड़ताल की कॉल दी गई। ये पहिया जाम हड़ताल थी और शटर डाउन हड़ताल थी, और इसमें बताया यह गया है कि कोयटा, मस्तूंग, कल्लात, खुसदार, चागी, नोशकी, वाशिक और तुरबत, पंजगूर समेत, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी है। ये दुकानें भी बंद हैं ज़्यादातर। सरियाब रोड, कमरानी रोड, ब्लूवी रोड, ये कोयटा का मैं आपको बता रहा हूँ, और कई इलाकों पर मुश्तइल मुजाहिरीन सड़कों पर गश्त करते और दुकानों को बंद करवाते और ट्रैफिक को रोकते नजर आए हैं। अब इसमें जब गिरफ्तार कर दिया गया, अच्छा मोबाइल फोन भी बंद है, ये भी मैं आपको बताऊं। इंटरनेट तो बंद ही था, लेकिन अब शहर में मोबाइल फोन भी बंद कर दिया गया है, और ये है बलूचिस्तान की सूरत हाल। और अभी लेटेस्ट एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि बलूचिस्तान में ये भी तजवीज दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से, ये यानी सूबाई दारुल हुकूमत है, ये कोई गया गुजरा इलाका नहीं है, या कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसे आप नहीं जानते। अब कोयटा में सूबाई दारुल हुकूमत ने ही ये हुक्म जारी कर दिया है, और ये कह दिया है कि रात को ट्रांसपोर्ट कोयटा से बाहर नहीं निकल सकती, यानी कोयटा से ट्रांसपोर्ट को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। और ये हुक्म भी जारी किया है सूबाई हुकूमत ने। अब ये सूबाई दारुल हुकूमत है नाज़रीन, कम से कम दारुल हुकूमत में तो मुकम्मल अमन व अमान होता है ना, और कहीं हो या ना हो, लेकिन यहाँ सूबाई दारुल हुकूमत में भी प्रॉपर अमन व अमान नहीं है। और ये बता दिया गया कि रात के वक्त ट्रांसपोर्ट नहीं निकल सकती। ये बात मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ कि कोयटा से किसी भी तरफ की कोई भी शाहराह जा रही है, उसके ऊपर अमन व अमान की सूरत खराब है,
اور गवर्नमेंट की रिट वहां पे प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से लोग ट्रेवल नहीं कर पाते। अभी ये बात कामरान मुर्तजा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम से हैं उन्होंने भी बताई, और जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा को कत्ल किया जा रहा है। एक आलिम दीन को रात को भी कत्ल किया गया, तरावी की नमाज पढ़ने के बाद जब वो जा रहे थे तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। उलमा की टारगेट किलिंग पाकिस्तान में बाई डिजाइन हो रही है, हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद हफ्तों में। और रमजान मुबारक में उलमा इकराम को जो है रमजान मुबारक से पहले और अब रमजान मुबारक के अंदर लगातार कत्लेआम किया गया है उलमा इकराम का, और उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। ये इंतहाई अलार्मिंग है, और ये पाकिस्तान को एक अजीबोगरीब लड़ाई में धकेलने की कोशिश है जो डेलिबरेटली हो रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा जी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अब ये उनको इस वक्त स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखे ना, कल तो नवाज शरीफ ने कहा कि जो बलूचिस्तान के मसाइल का हल है वो जमहूरियत के अंदर है, वो जमहूरी तरीके से करना पड़ेगा, और वहां पे जो है वो आपको लोगों को हकूक देने पड़ेंगे। यानी मियाँ साहब का कहने का मतलब ये था, पहले भी वो ये कहते रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब का ये बयान कोई ज्यादा पसंद नहीं आया एस्टेब्लिशमेंट को, तो उस पर मलमाकारी करने के लिए या नवाज शरीफ साहब की जो खबर थी उसकी भरवाई करने के लिए इरफान सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। यही इशारा राना सनाउल्लाह साहब ने भी दिया, और यही बात ख्वाजा आसिफ ने भी की। हत्ता कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ जाफर एक्सप्रेस का, उसके बाद अब अफगानिस्तान के अंदर जाके भी हम हमले करेंगे। फोर्सेज वहां जाएंगी, वहां पे एरियल स्ट्राइक करेंगी, हो सकता है ड्रोन से अटैक करें, हो सकता है जो एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाए, तो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन जो अमेरिका और अफगानिस्तान के ताल्लुकात करीब आ रहे हैं ना, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करे और उस पर अमेरिका से मुजम्मत आ जाए कि जनाब अफगानिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ पाकिस्तान का हमला है। ये कोई पता नहीं है, ये भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बुरी तरह पिट गई है, बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है। यहां हमारे पास जो रास्ता है वो ये है कि हम अफगान तालिबान के साथ बात करें, और ये कोई ब्लैकमेल होने वाली बात नहीं है। हम एक ताकतवर मुल्क हैं, एटॉमिक पावर हैं, हमारी बहुत बड़ी फौज है, लेकिन बात यह है कि हर चीज को हथौड़े के साथ या डंडे के साथ तो नहीं सोचा जा सकता। आप हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखते हैं, उनके साथ बातचीत भी करते हैं, आपके साथ छोटे से छोटा मुल्क भी हो जिसको आप एक मिनट में खा जाएं, लेकिन इसके बावजूद आप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का एक पास रखते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना आपकी ख्वाहिश होती है। तो आपके पड़ोसी अगर आपसे खुश नहीं है तो इसका मतलब है आप ठीक नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा पड़ोसी है जो पाकिस्तान से खुश है? चाइना से कभी मनफी बयान तो नहीं आता, लेकिन ये सियासतदान ही हमें बताते हैं, और ये बार बार दावे करते हैं कि चाइना हमसे बहुत नाराज है। इमरान खान साहब के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई और बाकी सारे हमें बताते थे कि हमसे चाइना नाराज है, और आज इस दौर के अंदर जो है वो बाकी सारी पार्टीज हमें बताती हैं कि हमसे चाइना नाराज है। तो अगर देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 5 साल में बताया कि चाइना हमसे नाराज है। अफगानिस्तान की हमारी लड़ाई चल रही है, हालांकि ये बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए थे। जब अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ और तालिबान की अबूरी हुकूमत बनी तो पाकिस्तान बगले बजा रहा था कि इंडिया का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इंडिया ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर लिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर दिए, और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात वो भी बुरे हैं, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो हमें आलमी अदालतों में ले जाने की बात कर रहा है कि हमने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है और धोखा दिया है, तो ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो तो सभी जानते हैं, उसमें इंडिया का भी रोल है, पाकिस्तान का भी रोल है। पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो कुछ किया और इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया, और इंडिया अभी भी पाकिस्तान में कर रहा है। यानी पाकिस्तान की फोर्सेस ने या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया के अंदर कार्रवाइयां अब वो नहीं करते। माजी में ये इल्जामात लगते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुंबई अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए, मियां साहब ने खुद एतराफ किया था, और बतौर वजीर आजम भी वो ये बात करते रहे। डॉन लीक्स आपको याद होगी। तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता है ऐसा, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ होता नहीं। अब ऐसा लगता है उनकी बारी है, और वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो भी हमला होता है, जो भी दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान उसका इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाता है। ऐसे में आपको ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर आप इंडिया के साथ नहीं कर सकते फौरी तौर पे, तो चीन, ईरान, अफगानिस्तान, इनके साथ आप ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, एतमाद साजी आप कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये ऑफर किया कि आप मुझे मौका दें, तालिबान से मुज़ाकरात का टास्क मुझे दें, मैं उन्हें टेबल पर लाऊंगा। अली अमीन ने कहा कि 2.5 माह हो चुके, तालिबान से मुज़ाकरात का प्लान दे रखा है, अमल दरामद नहीं हुआ, मुझे टास्क आप दे दें, मैं तालिबान से मुज़ाकरात कर लेता हूं, तालिबान को टेबल पर बिठाएं, मुज़ाकरात करें, यही वाहिद हल है। तमाम एजेंसियों के कबायली मुशरान से मुज़ाकरात का प्लान बनाकर दफ्तर खारजा और वजारत दाखिला को भेजा हुआ है। वजारत दाखिला, खारजा या दिफा से कोई जवाब नहीं आया। कबायली मुशरान को तालिबान इनकार नहीं कर सकते। मुझे आप टास्क दें तो कल उनके साथ बैठा हुआ नजर आऊंगा। तालिबान के साथ फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ, मुझे भिजवाएं, फिर बात बनेगी। और यह भी उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब का असर रसूख तालिबान के हवाले से खत्म हो चुका है। वो तालिबान की निचली सतह की क़यादत के साथ राब्ते में जरूर है, लेकिन मैं 2 साल पहले पहाड़ों में था, अब वजीर आला हूं, कल फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये मुझे अगर आप मौका दें तो मैं ये काम कर सकता हूं। गंडापुर साहब ने ये कहा, तो ये आपको जाना तो इसी रास्ते पे आपको पड़ेगा। लेकिन गंडापुर साहब की हुकूमत ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम भी किया नाज़रीन। ये आप इश्तिहार देखें आधे सफ़े का,
हम लोग तनकीद करते हैं, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे तनकीद करती है, और वो सब ये कहते हैं कि अवामी पैसा जो है, या अवाम का जो पैसा है, उनके खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स के अंदर आपको मिलता है, उस पैसे को आप मीडिया को नवाजने के ऊपर खर्च ना करें, आधे आधे सफे के इश्तिहारात ना दें। और अगर कोई बहुत जरूरी पब्लिक नोटिस आपने जारी करना है, या कोई इश्तिहार आपने देना है जो बहुत जरूरी है लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको कोई चीज बताने के लिए, मिसाल के तौर पे आप कोई दरख्त लगाने का प्लान बना रहे हैं, कुछ शजरकारी की आपकी मुहिम है, किसानों को आपको बताना है कि फसल कब लगानी है, मौसम की कोई मामलात हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए तो आप कर सकते हैं। लेकिन अपनी पब्लिसिटी और अपनी तशहीर के लिए आप अवामी पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर भी है कि आप अपना मुंह फिट नहीं कर सकते इश्तिहार में। अब जैसे शरीफ खानदान अपना मुंह फिट करते हैं हर जगह पे, ऐसे ही मैंने एक इश्तिहार देखा अखबार के अंदर, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। यहाँ पे आधे सफे का इश्तिहार है और इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का मुंह फिट किया गया है। तो जो शरीफों का तरीका वारदात है वो तो बहुत बड़े पैमाने पे ये काम करते हैं, 60-60 सफात पे करते हैं, लेकिन बात ये है कि कार्रवाई छोटी डाली जाए या बड़ी डाली जाए, होती वो कार्रवाई है। तो ये उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और शरीफ भी जब शुरू हुए थे ना, तो ये आधे से आधे सफे के इश्तिहार से शुरू हुए थे, यानी इनका बिल्कुल छोटा इश्तिहार होता था, फिर बड़ा होना शुरू हुआ, फिर इनका झाका खुल गया, तो अब ये बहुत लंबे चौड़े सफात के ऊपर इश्तिहारात पे चले गए। तो इसी तरह इससे पहले कि अली अमीन गंडापुर साहब का झाका खुल जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उन्होंने इसके खिलाफ जिद्दोजहद की है और आवाज उठाई है, और वो दावेदार हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, टैक्स पेयर्स का पैसा। यानी इस पे इमरान खान की फोटो आपको नजर नहीं आ रही, हालांकि पीएमएलएन हर जगह पे मियां साहब का मुंह भी फिट कर देती है, तो यह इमरान खान साहब को इस इश्तिहार में कहीं फिट नहीं किया गया। अब मामला यह है कि जिन चीजों के खिलाफ पीटीआई दावेदार है, अगर वो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जमात करेगी तो उनको ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा, और किया भी जाना चाहिए, ये होना भी चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर माफी का मुतालबा किया गया है, और देखिए मामला यही है कि ये जिद का और अना का मसला बना लिया गया है। हालांकि इमरान खान साहब को 9 मई को अगर गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार ना किया जाता तो उसके रद्द अमल में लोग बाहर ना निकलते, और जो लोग निकले एहतजाज करने के लिए वो कंटोनमेंट्स में चले गए, उनको रोका ही नहीं गया, ना वहां पुलिस थी ना कोई और रोकने वाला था। और बाई डिजाइन कुछ लोग ऐसे वीडियोस नजर आ रही हैं जो तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, जिन्होंने मुंह के ऊपर नकाब पहने हुए हैं, और जो वीडियो बनाने वाले वो कह रहे हैं ये फोर्सेस के लोग हैं, ये पुलिस है, ये हम नहीं है। ऐसे भी मनाजिर हमने देखे, कई जगह पे पब्लिक ने भी तोड़फोड़ की, कई जगह पे पब्लिक ने भी मारधाड़ की, ये भी बात सच है, ऐसा नहीं है कि, और वो पब्लिक का गुस्सा था, लेकिन लोग मुसल्ला नहीं थे, लोगों ने किसी एक शख्स को भी गोली नहीं मारी, लेकिन उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग गोलियों से मार दिए गए, ये भी एक हकीकत है, हमें ये मानना पड़ेगा। तो जो लोग मुसल्ला नहीं है वो एहतजाज करने के लिए गए थे, हमला करने के लिए नहीं गए थे। हमले में और एहतजाज में फर्क होता है, और एहतजाज करते करते मामला ट्रिगर हो गया, ये लोग मुसल्ला नहीं थे, तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनका मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने ये नुक्ता भी उठाया, तो इमरान खान साहब की पार्टी भी ये नुक्ता उठाती है। अब मामला ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी इमरान खान साहब माफी मांग ले 9 मई के हवाले से, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। माफी इमरान खान साहब से मंगवाने का मतलब क्या है? ये सारे एक बात जान चुके हैं कि वो आदमी टूट नहीं रहा, वो आदमी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, वो झुक नहीं रहा, तो उसको झुकाकर कमजोर साबित करना चाहते हैं। ये इमरान खान की तरह ताकतवर या बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन इमरान खान को अपने जितना करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जितना बड़ा इमरान खान को अल्लाह ताला ने कद दे दिया है, उतना बड़ा कद नवाज शरीफ का या जरदारी का या बाकी सियासतदानों का नहीं हो सकता, और वो तभी होगा जब वो उतनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने तो कभी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, इनकी जेलें वीवीआईपी थी, जेलों के साथ जो है वो इनको बाकायदा घर दिए गए थे जहां पे ये रहते थे, इनकी खिदमत के अंदर बड़े बड़े प्रोटोकॉल से बड़ी बड़ी चीजें थी, वो सब जानते हैं। अस्पतालों के अंदर इन्होंने ज्यादातर जेलें काटी हैं, और जैसे ही सख्ती पड़ती है ये डील करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि इन्होंने डीलें की हुई हैं, तो ये इमरान खान के कद के बराबर नहीं पहुंच सकते। देखिए ना, ऐसी किसी की जेल थी कि वो शख्स 1.5 साल हो गया, नजर ही नहीं आया, 1.5 साल से ज्यादा होने वाला है, नजर ही नहीं आया, दिखाई नहीं दिया आपको, वो शख्स आपको सुनाई नहीं दिया, आप उसकी आवाज भी नहीं सुन पाए, इतना खौफ है सिस्टम को। तो ऐसी जेल आज तक किसी को भी नहीं दी गई, और ना किसी को ऐसी जेल में आज तक रखा गया है जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। ये एक रियलिटी है, हम इसको चाहकर भी जो है वो एक साइड पे नहीं रख सकते। हम सब जानते हैं, हम सबको इस बात का आइडिया है कि इमरान खान झुका नहीं, उसको झुकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कुछ टाउट्स जो है वो ये बयानियां भी बना रहे हैं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की नजर में मुल्क का दुश्मन है, वो एक कचरा है एस्टेब्लिशमेंट की नजर में जनाब, और उसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोग हैं सिर्फ, और इनकी औकात कोई नहीं है। ये आज ताकत में है, कल नहीं होंगे, और ये वक्ती तौर पे इनके पास ताकत है, हमेशा तो ये रहनी नहीं है। जनरल बाजवा को देख लें, राहील शरीफ को देख लें, जनरल कियानी को देख लें, परवेज मुशर्रफ को देख लें, इनमें से आज कोई जो है वो छुपता फिरता है, और कोई जो है वो सिसक के मर गया। तो यही इंसान की कहानी है, सबको अपने इख्तिताम की तरफ जाना है, सबकी ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां पे पाकिस्तान भी रहेगा और पाकिस्तान के अवाम भी रहेंगे। अब पाकिस्तान की अवाम किसे कचरा समझती है और किसे पाकिस्तान का दुश्मन समझती है, या पाकिस्तान के मसाइल के लिए किसे जिम्मेदार समझती है, ये है वो असल बात। और ये आज हम सब जानते हैं कि वो किसे समझती है। और कौन से नाम तारीख के कूड़ेदान में जानने वाले हैं
یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. یعنی آج فاطمہ جناح کا نام تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں ہے, ایوب خان کا ہے. آج جو مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا اس کی وجہ سے یحییٰ خان کا نام تاریخ کے کوڑے دان میں ہے. بھٹو نے یحییٰ خان کے ساتھ ہاتھ ملا کے جو کیا پاکستان کے ساتھ, وہ والا پورشن بھٹو کے نام کا تاریخ کے کوڑے دان میں ہے. پھر بھٹو نے سٹینڈ لے لیا اور اس کی وجہ سے بھٹو ایک ایسی شخصیت بن گیا اپنے سٹینڈ کی وجہ سے, پھانسی ہونے کی وجہ سے, کہ آج اس کا نام سنہری حروف میں بھی لکھا گیا ہے. تو جس نے کمپرومائز کیا وہ جو ہے, جو جھک گیا, جو کمزور پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, وہ فارغ ہو گیا. اور جو کھڑا رہا, جس نے ڈیل نہیں کی, اس کا نام تاریخ میں لکھا گیا ہے. تو ڈیل کے لیے عمران خان صاحب کی منتیں بھی کی جا رہی ہیں, ہم سب یہ جانتے ہیں. اور دوسری طرف اپنی پھوں پھاں بھی دکھائی جاتی ہے کہ جناب ہم عمران خان سے زیادہ تگڑے ہیں. یہ عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں اور یہ اعصاب کی ایک لڑائی ہے. اس میں جو پہلے پلکیں جھپکے گا وہ ہار جائے گا. اور عمران خان صاحب اس اعصاب کی لڑائی کے ماسٹر ہیں. یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں, وہ پرانا اس لڑائی کا کھلاڑی ہے. وہ جیل میں بیٹھ کر بھی ان کو دن میں تارے دکھا رہا ہے. اب ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی جو افطاریاں ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک ہو رہے ہیں. ابھی میں ایک اغوا برائے بیان دیکھ رہا تھا, دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کیونکہ ہارڈ سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا, اس کے بعد دوبارہ اغوا برائے بیان شروع ہوا. سیالکوٹ سے ایک بندہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے اور ویڈیو بنا کے پوسٹ بھی کر رہا ہے. معافیا اللہ سے مانگ رہا ہے اور کیمرے میں دیکھ کے مانگ رہا ہے. بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے, رمضان کا مہینہ, تاک راتیں چل رہی ہے, جا کے اللہ سے معافی مانگ لو مسجد میں. تو وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے. تو لوگ کوئی روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے, کوئی لوگ بیوقوف تو نہیں ہے, لوگ عقل مند ہے اور اس سے نفرت بڑھے گی. ہوگا یہ لوگ کہ دیکھو یار اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے اور اس کو مجبور کر دیا. یہ اس کا موقف کچھ اور تھا, اس کا نظریہ کچھ اور تھا. اس کو مار کٹ کے, دباؤ ڈال کے, اس کے کاروبار کا یا دھمکا کے اس کا موقف تبدیل کر دیا. اس سے لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. ناظرین, نواز شریف کی طبیعت کی خرابی کے اوپر الفت مغل صاحب, ایک جرنلسٹ ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لاہور سے, انہوں نے ایک خبر دی ہے. الفت مغل صاحب کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف کی طبیعت خرابی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے. نون لیگ کے اندرونی ذرائع نے نام نہ لینے کی شرط پر کنفرم کیا ہے کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ذاکر نائک سے ملے ہیں, وہ جاوید لطیف سے ملے ہیں, کچھ اور لوگوں سے ملے ہیں. مریم نواز کو دیکھا ہم نے, وہ میاں صاحب ٹھیک تھے الحمدللہ جب وہ سی آف کر رہے تھے. ملاقاتیں کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے. یہ الفت مغل صاحب نے خبر بریک کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب کیونکہ نہیں گئے قومی سلامتی کانفرنس میں, اس پہ اسٹیبلشمنٹ ناراض تھی, لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب بیمار ہیں, تو بہانہ انہوں نے ایک بنا لیا. اب ناظرین, ایک خبر میں آپ کو جاتے جاتے اور دوں, عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی اور کوشش کی جائے گی کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد ان کی ملاقاتیں بالکل بند کر دی جائیں, کیونکہ عید کے بعد ایک تحریک چلنی ہے, اس تحریک سے پہلے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کی جائیں گی. اور اندازہ آپ یہاں سے کریں کہ بعض اوقات عمران خان صاحب کو جو اخبار دیا جاتا ہے نا, وہ اخبار بھی جعلی ہوتا ہے. یہ خبر میرے پاس پہلے بھی تھی, میں اس کی تصدیق کر رہا تھا اور اب کچھ اور لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے. عمران خان صاحب کو جب ٹی وی چلایا جاتا ہے اور اخبار دیا جاتا ہے تو تب وہ چیزیں نارملائز چل رہی ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات جب باہر کچھ چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں اور ایک خاص قسم کا نیریٹو جیل میں بھجوانا ہوتا ہے, تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں روک دی جاتی ہیں. اور اس بیچ میں جو عمران خان صاحب کو اخبار دیا جاتا ہے وہ اسپیشلی چھپ کر جاتا ہے, اس میں ایسی خبریں چھاپی جاتی ہیں جس سے عمران خان صاحب اعصاب کی یہ لڑائی ہار جائے. لیکن وہ عمران خان ہے, وہ ان سے اعصاب کی لڑائی کیسے ہارے گا, ایسا دکھائی نہیں دیتا. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں عمران خان کے پاس خبریں جو اخبار پہنچایا جاتا ہے, فرض کریں اس کے اندر اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے, بہت ساری چیزیں سنبھال دی گئی ہیں, امریکہ سے یہ خبر آ گئی ہے, یورپ سے یہ خبر آ گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ پرابلمز پیدا ہو گئے, تو وہ جیسی چاہتے ہیں ویسی خبریں چھپوا کے عمران خان صاحب کو بھجواتے ہیں. ہر بار نہیں, کبھی کبھی. اور یہ خبریں اس لیے پہنچائی جاتی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کا موقف مختلف ایشوز کے اوپر اور مختلف شخصیات کے اوپر اپنی مرضی سے ڈیزائن کیا جا سکے. اور پھر جو کمپرومائزڈ قیادت اندر جاتی ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی ہے. تو عمران خان صاحب کے اعصاب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے, بار بار کی جاتی ہے, لیکن وہ آدمی اس کھیل کا ماسٹر ہے, وہ ان کے قابو ابھی تک تو نہیں آ رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.